बिना विलंब के शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो टैरिफ के बाद अब ट्रंप तेल के खेल को हथियार बनाकर रूस पर दबाव बना रहे हैं। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद जब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में ट्रंप नाकाम रहे तो उन्होंने 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या माने, ट्रंप के इस फैसले से वाकई रूस दबाव में आ जाएगा? वहीं इस प्रतिबंध का भारत और तेल कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? खबरें ये भी थी कि कुछ चाइनीज कंपनीज पर भी शायद कुछ दबाव बनाया जा रहा है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि तेल का इंटरनेशनल खेल क्या है और ये जो तेल के पीछे ट्रंप अचानक से पड़े हैं, अचानक से तो नहीं पड़े, बट जो पूरा उनका फोकस रहा है, इसके पीछे रणनीति कौन सी है? जो ट्रंप टैरिफ से हासिल नहीं कर पा रहे हैं, दबाव से हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो तेल से कैसे हासिल कर पा रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की मुहिम को परवान न चढ़ता देख ट्रंप ने रूस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का बड़ा बम फोड़ा है। ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिन कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है उनमें रोजनेफ्ट और लुकोइल शामिल हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये तेल कंपनियां रूस को युद्ध के लिए धन मुहैया कराती हैं। इसके अलावा ट्रंप का ये भी कहना है कि पुतिन शांति को लेकर गंभीर नहीं है और ट्रंप को उम्मीद है कि तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंध समाधान के रास्ते खोलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध तत्काल शांति का रास्ता खोलेंगे या नहीं, लेकिन दुनिया भर में क्रूड की कीमतों को जरूर बढ़ाने का काम करेंगे। यूक्रेन वॉर छिड़ने के बाद से भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। एक रिपोर्ट की माने तो भारत अपनी कुल तेल की जरूरतों का करीब 85% हिस्सा आयात करता है। इस साल भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 35% हिस्सेदारी रूस की रही है। साथ ही रूस से कुल सप्लाई में अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित दोनों कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल की 60% हिस्सेदारी है। ऐसे में डिस्काउंट पर मिलने वाला रूसी कच्चा तेल भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था। लेकिन अब भारत चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर वे रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो उन्हें महंगे विकल्पों की तलाश करनी होगी, जिससे उनकी न केवल उत्पादन लागत बढ़ेगी बल्कि तेल महंगा भी पड़ेगा। फिलहाल तो ट्रंप की घोषणा के बाद से ही वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं ट्रंप के इस फैसले को पुतिन ने मॉस्को पर दबाव बनाने वाली रणनीति करार दिया है और पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंध को गैर दोस्ताना और दुश्मनों जैसा कदम करार दिया है और ये भी दावा किया है कि रूस किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। फिलहाल ट्रंप टैरिफ के बाद अब दुनिया तेल के खेल में उलझेगी और ट्रंप दुनिया भर के तेल आयातक देशों के पाले में गेंद डालकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आर.एस. पांडे सर का, जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पांडे सर हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बग्गा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा सर, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और एनर्जी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा सर आपका भी हमारे शो पे। पांडे सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। ये जो यूएस ने एक नया और बड़ा कारगर, जिसे कहा जा रहा है कि बड़ा उपाय खोजा है कि एनर्जी के रूट से जो है वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ज़रा इसे समझाइए सर कि क्या वाकई में ये स्ट्रॉन्ग मूव है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपका असेसमेंट सबसे पहले इसी पर सर। ये जो अभी जो नए प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंध तो पहले भी थे, लेकिन उसमें था कि $60 प्रति बैरल से कम पर रूस भेज सकता है और कोई खरीद सकता है। लेकिन अभी जो प्रतिबंध लगे हैं ये तो सैंक्शंस लग गए हैं और ये 2 जो मेजर ऑयल कंपनियां हैं रशिया की, लुकोइल और रोजनेफ्ट, और इनकी सब्सिडियरी पर भी ये लागू होगा। तो इसका तो बहुत दूरगामी परिणाम होगा। इसका मतलब तो जैसा अमेरिका की सरकार ने कहा है कि रूस यूक्रेन जो वार हो रहा है उस पर नरमी नहीं बरस रहा है, इसलिए उसको आर्थिक कष्ट होना चाहिए, ये सोच के ये किया गया है। लेकिन इससे तो रूस पर तो असर पड़ेगा, दुनिया पर भी असर पड़ेगा, हमारे देश पर भी असर पड़ेगा। तो इसके परिणाम तो काफी होने वाले हैं। बग्गा सर, आपको क्या लगता है ट्रंप ने जो टारगेटेड सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के पेट्रोलियम मेजर्स को नाकाबंदी करने की कोशिश जो की है, स्वाभाविक रूप से जो टैक्टिक है वो सीधी है
चोक कीजिए आप क्रेमलिन के रेवेन्यूज़ को, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट लेकर करके आएगा सर, और इससे भारत कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, जो कीमतें बढ़ी 5% पिछले 2 दिनों में, वो दिखा रहा है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। 5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट है रशिया का, उसमें से भारत 1.6 मिलियन बैरल तक दिन का ले रहे हैं रशिया से। वो एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं जरूर एक शैडो में। ये है कि 50% रशिया का एक्सपोर्ट इन दो कंपनीज रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल से आता है, तो बाकी ले सकते हैं क्या। थ्योरेटिकल है सब कुछ, वो जैसे आप कुछ और करेंगे अमेरिका उन कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो अभी जो एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं होगा वो होगा रशिया के जो पुराने सैटेलाइट कंट्रीज हैं, बेलारूस वगैरह को जो वो भेज रहा है, उनको इतना प्रभाव नहीं होगा। और चाइना को जो पाइपलाइन से मिलता है, साइबेरियन पाइपलाइन से जो चाइना में आता है 9 लाख बैरल दिन का, उस पे प्रभाव नहीं होगा। बाकी 4 मिलियन बैरल ज्यादातर प्रभाव हो जाएगा, तुर्की हो, भारत हो, चीन हो। अभी आप अगर रशियन ऑयल को हाथ भी लगाते हैं, जो इंश्योरर उसको इंश्योर करेगा उस पे सेकेंडरी सैंक्शन है, जो शिप लेके आएगी उस पे सैंक्शन है। ठीक है, रशिया अपने शैडो फ्लीट में भेज देगा बिना इंश्योरेंस के। आप जो कस्टम एजेंट आपका क्लियर करेगा कार्गो, उस पे सैंक्शन है। जो बैंक बीच में मध्यस्थता करेगा उस पे सैंक्शन है, और जो कंपनी इसको रिफाइन करेगी उस पे सेकेंडरी सैंक्शन है। तो ये बहुत एक कड़ा स्टेप उठाया गया दीपक जी, अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक G7 ने क्या किया था, एक प्राइस कैप लगा दी थी कि आप लीजिए रशिया से तेल, बट इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएंगे, ताकि उनको थोड़ा इम्पैक्ट आए। अब जो इन्होंने कहा है वो 5 मिलियन बैरल में से एटलीस्ट 3-3.25 मिलियन बैरल दिन के निकलते हैं दुनिया की सप्लाई से। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ओवर सप्लाइड मार्केट है, नीचे थी कीमतें जरूर, बट 5% जिस तरह से कीमतें बढ़ी। अब हम एक और बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के कारण हम जो पोजीशंस हैं वो देख नहीं पा रहे एक्सचेंजेस पे। तो ये जो रोज आता था या हफ्ते में हमें पता लगता था कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है, सोना हो, चांदी हो या तेल हो, वो सब अभी डेटा आ नहीं रहा है। तो कहना बहुत मुश्किल है ये कहाँ तक जा सकता है। बट कीमतें गिरी रशिया में स्टॉक्स की। रशिया की इकोनॉमी 25% तेल पे चलती है, तो काफी इम्पैक्ट आएगा। और भारत के लिए भी अब रशियन ऑयल उठा पाना मेरे ख्याल से तो मुश्किल रहेगा। बाकी पांडे सर, तनेजा सर बड़े दिग्गज एक्सपर्ट हैं इसमें, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। बट मेरी एनालिसिस में तो अभी हमें हाथ हटा लेना चाहिए। भारत को उस पर क्या करना चाहिए, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं तनेजा सर से चाहूंगा, तनेजा सर थोड़ा सा इसको डिकोड कीजिए हमारे दर्शकों के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि क्योंकि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे कार्यकाल में रूस पर पहला डायरेक्ट इंटरवेंशन है और इसीलिए बड़ा जियोपॉलिटिकली काफ़ी अहम माना जा रहा है। और जो रोजनेफ्ट है स्टेट कंट्रोल्ड है, चलो ल्यूकोइल तो चलिए प्राइवेट ओन है, लेकिन दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को हैंडल करते हैं रशिया के लिए। तो क्या क्या इससे हो रहा है और क्या इससे ट्रंप का वाकई में मास्टर कार्ड बोले तनेजा सर? नहीं, अभी इसे मास्टर कार्ड कहना मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए दो बड़ी कंपनियां हैं। जैसे आपने कहा रोसनेफ्ट तो वहाँ की सरकारी कंपनी है, और रोसनेफ्ट का अगर आप देखिए उसमें कुछ बाहर का पैसा भी लगा हुआ है। दरअसल उसकी जो चेयरमैन है वो तो कतारी हैं, वहाँ पे 2 कतार के और डायरेक्टर भी हैं, फिलीपाइंस के भी वहाँ एक डायरेक्टर हैं। और भारत के अंदर रोसनेफ्ट की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जो नयारा रिफाइनरी है वो उन्हीं की है यहाँ पे। और पूरे दुनिया के अंदर उनका काफी जो है ताना बाना बना हुआ है। ल्यूकोइल तो प्राइवेट कंपनी है, $100 बिलियन उनका जो है टर्नओवर है। और पश्चिम यूरोप में जगह जगह ल्यूकोइल के पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलते हैं। तो वो खाली रूस में नहीं काम करती, ओनरशिप रूस है, वो तो पूरी दुनिया में 40 देशों के अंदर काम करती है। और कई जगह उनका जो पश्चिम की पूंजी भी लगी हुई है जहां पे वो लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन अब इन्होंने ये कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इन्होंने 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रश्न ये उठता है कि इन 2 कंपनियों पर प्रतिबंध का क्या मतलब हुआ है। तो आपने ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, इनको सैंक्शन कर दिया,
इनसे जो बिजनेस करेगा आप उसके लिए दिक्कत पैदा करेंगे, इनको जो लोन देगा आप दिक्कत पैदा करेंगे, इनसे जो तेल खरीदेगा उसके लिए दिक्कत पैदा करेंगे, जो टैंकर है उनके लिए करेंगे, बैंक्स के लिए करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए करेंगे। अगर आपका मकसद ये है कि रूसी तेल बाजार में ना आए तो आपने रूसी तेल को प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? रूसी तेल पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से ना यूरोपियन यूनियन की तरफ। वो कदम उन्होंने नहीं उठाया है। उन्होंने ये दो कॉर्पोरेट एंट्रीज को लगा करके कुल मिला करके जो रशिया है उसको दिखाया है कि भाई हम आपके लिए क्या क्या दिक्कत पैदा कर सकते हैं। एक तरीके से मान लीजिए तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है उनको कि भाई ये आपकी सबसे बड़ी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इनको हमने जो है सैंक्शन कर दिया है, जो इनसे व्यापार करेगा उसके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन जो रूस का तेल बाजार में आता है, रूस का लगभग जो है 4 मिलियन बैरल जो है वो 3.5 मिलियन बैरल से लेके 4 मिलियन बैरल, 40 लाख बैरल के करीब तो कच्चा तेल आता है। बाकी रूस बहुत बड़ा प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जो तेल से बनती हैं, गैस से बनती है, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रूस। तो रूस की जो ग्लोबल सप्लाई लाइन है, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की हो, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो तेल को सैंक्शन कर दें कि ट्रम्प साहब ये कि हमने रशियन ऑयल को सैंक्शन कर दिया, तब बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। पूरे ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से अगर जो है 4 लाख से लेकर के 5.5 4 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल और प्रोडक्ट बाजार से गायब हो जाएंगे, तो तेल की जो कीमत है वो तो $100 से ऊपर निश्चित जाएगी। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता, और वहां का जो कंज्यूमर है वो महंगा तेल की कीमत देने को तैयार नहीं। ट्रम्प साहब का वोटर $1 ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और ट्रम्प साहब को ये पता है, इसलिए उन्होंने क्या करा है, इन कंपनियों को तो सैंक्शन कर दिया है ना, जो इसका व्यापार करती हैं, उत्पादन करती हैं, लेकिन तेल को सैंक्शन नहीं किया, ना यूरोपियन यूनियन ने किया है। तो ये मुझे लगता है ट्रेलर है। वो देख रहे हैं कि इससे दबाव कितना पड़ता है पुतिन साहब के ऊपर, कितना वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं। और जो ट्रम्प साहब की एक आदत है कि वो ये चाहते हैं हर बात उनकी शर्त पे होनी चाहिए। जैसा हम भारत के साथ ट्रेड डील में देख रहे हैं, वो रूस के साथ वही कर रहे हैं, नेगोशिएशंस नहीं, जो मैं चाहता हूं वही करिए। तो ये सारी दिक्कत है, लेकिन इसलिए अभी बहुत ज्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं। इसलिए आपने तेल के बाजार में देखा कीमतें थोड़ी सी ऊपर गई थी लेकिन फिर नीचे आ गई। तो अभी तेल के बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई इसी तरह का कोई अभी पैनिक नहीं आया है। ये माना जा रहा है कि जो तेल का सबसे ज्यादा बाजार में तेल लेके आते हैं वो ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स, और उनको ये अभी तक माना जा रहा है शायद वो कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हो सकता है चीन के माध्यम से या अन्य माध्यम से तेल आए। और जो तेल की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती जब आप उसे ट्रेडर से या स्पॉट मार्केट से खरीदते हैं। तो ये माना जा रहा है पूरा तेल तो नहीं आ पाएगा, लेकिन काफी हद तक रूस का तेल बाजार में आता रहेगा। कीमतों में थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए अभी कोई किसी ने पैनिक बटन नहीं दबाया, ना भारत ने ना चीन ने, किसी ने। और साथ में ये खबर कि चीन ने जो ये कहा है कि वो भी तेल नहीं मंगाई, ये खबर में सच्चाई नहीं है। चीन जो है वो इस बात को, मैं सर इस पर आपकी ना, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं इस पे आपकी खास तवज्जो चाहूंगा नेशंस की नहीं है, ये यूनिलैटरल है। हाँ, क्योंकि कल से ये रॉयटर्स की खबर जो है वो तैर रही है तनेजा सर, और आप कह रहे हैं इसमें अगर सच्चाई नहीं है, मैं अलग से इस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। फिलहाल मैं पांडे सर के पास जा रहा हूं। और सर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो तनेजा सर ने कही कि रशियन ऑयल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और दूसरा हम रोसनेफ्ट का जब नेट इनकम देख रहे हैं 2025 के पहले हाफ में भी 68% गिरा था, और लुकोइल का 2024 में 27%, यानी कि पहले से काफी वीक था। उसके बावजूद वॉर जारी रही। तो आपको लगता है कि ये, जैसे तनीजा सर भी कह रहे हैं कि एक तरह से डिस्काउंट किया हुआ है मार्केट में, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने बिसात रीएडजस्ट कर ली होगी, तो इम्पैक्ट का असेसमेंट आप कैसे देख रहे हैं सर? ये तनेजा साहब की बात बिल्कुल सही है कि अभी पूरे वायल पर प्रतिबंध नहीं है। जिस दिन पूरे रशियन वायल पर प्रतिबंध लग जाएगा उस दिन सप्लाई मार्केट हाहाकार में चला जाएगा। तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे अमेरिकी बाजार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी की जो बात है, अभी तो 5% बढ़ा है, और तेल की कीमत, अमेरिका भी तेल का बड़ा प्रोड्यूसर है, तो अमेरिकी तेल कंपनियों को तो इससे लाभ ही होने वाला है, और कंज्यूमर पर इसका बहुत बुरा असर नहीं होने वाला है। तो ये रशिया पर दबाव की स्थिति बन रही है। फिर भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हम जो आयात करते थे, चीन जो आयात करता था, अब इसको हटाना पड़ेगा। ऐसे भी हमें धीरे धीरे रशिया पर डिपेंडेंस कम करनी चाहिए थी, और होगी भी। ये सैंक्शन तो एक प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि हमारा ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने अभी 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। यदि हमारा तेल का इंपोर्ट कम हो जाता है रशिया से,
तो उस ट्रेड नेगोशिएशंस में भी मदद मिलेगी। और इससे जो घाटा होगा हमारी तेल कंपनियों को, ये $5 के आसपास जो एक तरह से कहिए कि प्रॉफिट होता था, मतलब कम दाम में मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। अभी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स देखने पड़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन पिछले कुछ वर्षों में अच्छा हुआ है। अब 40 देशों से हम तेल मंगाते हैं, तो ये एडजस्ट तो हम कर लेंगे। हमारी तेल कंपनियों को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इससे ट्रेड नेगोशिएशंस जो अमेरिका से हैं उसमें भी काफी मदद मिलेगी। चीन के साथ भी अमेरिका का ट्रेड नेगोशिएशंस होने वाला है। उसमें चीन ने तो बंद कर दिया, ये लुकवाइल और रोजनेफ्ट से जो तेल लेता था वो बंद कर दिया, और उससे उसके ट्रेड नेगोशिएशंस में कुछ फर्क पड़ेगा। अमेरिका इज नेट गेनर। ये जो अभी जो कदम उठाए हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को असर नहीं पड़ा है, रशिया को थोड़ा बहुत असर पड़ना शुरू हो गया है, और अमेरिका देखेगा कि अभी कहां तक जाता है। जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन वॉर में जो पैसा लगाता है रशिया, उससे थोड़ा आहत हो और वो एक नेगोशिएटिंग टेबल पर आवे, तो ये डिप्लोमेसी भी इसमें काफी इन्वॉल्व है। Alright, और तनेजा साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि अभी दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, अभी ट्रेलर है, अभी आगे देखिए क्या होता है। Absolutely. लेकिन इसका जो भी परिणाम है हमारे पर तो थोड़ा एडवर्स ही होगा, और हम इसके लिए तैयार भी थे और तैयार हो जाएंगे। हमारी प्राइवेट कंपनियां जो ज्यादा डिपेंडेंट थी वो भी डाइवर्सिफिकेशन देख रही हैं। सरकारी कंपनियों का भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंस था ही, कुछ फायदा भी था, वो भी अल्टरनेट सोर्सेज देखेंगे। ऑलराइट सर, तो आपने कहा कि फिलहाल नेट गेनर जो दिखाई दे रहा है वो अमेरिका इस पूरे गेम में दिखाई दे रहा है। हालांकि रशिया के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा, कि इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो भी सैंक्शंस हैं ये रशिया की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को मटीरियली शायद इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे अभी इतनी जल्दी। हाँ, इकोनॉमिक प्रेशर जरूर आएगा, बट थोड़ा शनै शनै ये काम आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों का तो असेसमेंट हो गया। बग्गा सर के पास जा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ कि भारत की स्थिति इसमें क्या है, और खास तौर से जो आज खबर आई है सर सूत्रों के हवाले से कि नॉन टैरिफ बैरियर्स पर चर्चा बड़ी पॉजिटिव चल रही है। फर्स्ट फेज के एग्रीमेंट की ऑलमोस्ट उम्मीद अब हो रही है, और पॉजिटिव टॉक्स की खबरें अब सब जगह से आ रही हैं। तो इस पूरे तेल के खेल में भारत की स्थिति और ट्रेड टैरिफ पर जो बातचीत की स्थितियां जो बन रही हैं सर, वो अभी कैसी बन रही हैं? देखिए, हमारे हित में तो बेस्ट है अगर यूक्रेन रशिया का शांति संधि हो जाता है, क्योंकि ये सारा मसला फिर सुलझ ही जाएगा। हमें रशिया से भी अपने रिलेशन बना के रखने, बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, और भारत के साथ आड़े वक्त में साथ खड़े रहे हैं। तो अभी जो है लगता है कि भारत का हैंड फोर्स हो जाएगा कि आप रशिया के साथ जो एक्सपोर्ट हैं तेल के 21 नवंबर के बाद देखने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 10-10 साल के, तो वो अब आपको फोर्स मेजर लगा के कि ये गवर्नमेंट एक्शन हो गया, इसके कारण हम नहीं उठा पाएंगे आपसे तेल, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट विफल करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अब भारत को फिर से अमेरिका के साथ जाके बात करनी चाहिए कि 21 नवंबर के बाद हम तेल नहीं उठा रहे, तो आप ये 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं उसको तो तुरंत हटाइए, और साथ में ये जो 25 लगा रहे हैं आप उसको 15 पे लेके आइए। तो मेरे ख्याल से बात तो चल रही होगी। उम्मीद काफी है कि एक पार्शियल डील हो जाएगा, कि शुरुआती डील ये बिहार इलेक्शन के बाद ही अनाउंसमेंट आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। तो ओवरऑल 15 नवंबर आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि तब तक कुछ उम्मीद है कि पहला एक पड़ाव तय हो जाए। बीटीए वगैरह में देर लगेगी, वो मल्टीपल ईयर है, और जिस तरह से ट्रंप रोज बदल जाते हैं पॉलिसी में तो वो मुश्किल हो जाता है, कुछ ना कुछ कंडीशन। बट अब जो रखा है अमेरिका ने वो बिल्कुल गले पे पैर रख दिया है रशिया के तेल की इंडस्ट्री का। आज देखें तो दीपक जी, ये भी खबर आई है कि जो चीफ नेगोशिएटर हैं, पुतिन के बहुत क्लोज हैं, एक्स गोल्डमैन सैक्स, एक्स मैकेंजी के हैं, किरिल डिमिट्रियोव, वो अमेरिका पहुंच गए हैं।
तो वो विटकॉफ के साथ बैठे हुए हैं आज, और बातचीत चल रही है कि भाई इसको कैसे सुलझाया जाए। तो फेस सेविंग आपको पुतिन को देना पड़ेगा कुछ, एक फेस सेविंग सॉल्यूशन। बाकी यूरोपियंस तैयार हैं रिकंस्ट्रक्शन यूक्रेन के लिए करने के लिए। तो और अमेरिका को क्या है, अमेरिका दोनों हाथ या पांच छह उंगलियां उसकी घी में है, क्योंकि वो अस्त्र भी दे रहा है यूक्रेन को, जिसको यूरोपियंस जिसके लिए पे कर रहे हैं। जी सर। पिछले अप्रैल 2024 के बाद जी यूएस कांग्रेस ने कुछ पारित नहीं किया यूक्रेन के लिए एड, और जो बाइडेन का लेफ्ट ओवर एड भी था वो भी ट्रंप ने नहीं भेजा। तो 20-20 बिलियन डॉलर का अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं अमेरिका से, वो यूरोपियंस पे कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं लोन यूक्रेन को, जो यूक्रेन कभी लौटा नहीं पाएगा। तो हो सकता है अब इस दबाव के चलते अगर फेस सेविंग कुछ दे दें पुतिन को, तो जिस तरह से हमने सोचा नहीं था कि गाजा हमास का कुछ युद्ध विराम हो जाएगा, अभी तक तो कुछ ना कुछ चल रहा है उधर। बट इतना भी जितना हुआ और जैसे होस्टेजेस वापस आ गए, वो कमाल का ही था। स्थायी तौर पे मुझे नहीं लगता हो पाएगा, बट देखते हैं। वैसे ही यूक्रेन रशिया ज्यादा आसान है। अगर ट्रंप पुतिन को एक फेस सेविंग ऑफ प्लैंक दे दें कि भाई आप जीत गए, और हम ये जो बाउंड्रीज थी 2014 की उस पे हम कायम रहेंगे, और नेटो में नहीं आएंगे यूक्रेन। आई थिंक वो मिनिमल एक प्रोग्राम के तहत अगर बात हो जाए, तो ये हो सकता है ये एक ट्रिगर रहा हो। तो भारत को अब पुश करना है कि देखिए हम नहीं खरीद रहे 21 नवंबर के बाद, अब आप 25% तो तुरंत हटाइए। भारत की स्थिति को थोड़ा सा और समझते हैं तनेजा सर। भारत की स्थिति क्या है? हालांकि सरकारी जो तेल रिफाइनरी हैं वो इतनी मुश्किल में नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनका रोसनेफ्ट या लुकोइल के साथ कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जो जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उतना ये कि भाई आप मध्यस्थ व्यापारी, जो कि ख़ास तौर से ज़्यादातर यूरोपियन व्यापारी हैं, वो प्रतिबंध के दायरे से बाहर हैं, तो वहाँ से आप रूसी तेल फिर भी जारी रख सकते हैं, जैसा आपने भी बताया। लेकिन जैसे रिलायंस है, रोनसेफ्ट के साथ 5 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 25 साल का समझौता है, तो उस मोर्चे पर भारत के लिए सीधा सीधा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और भारत को अब आगे नेगोशिएशंस के रूप में रणनीति क्या अपनानी चाहिए? तनेजा सर। देखिए, इसमें दीपक, पहला तो यह है कि हमारी जो हम दुनिया में ये छवि नहीं दे सकते कि हमारे को ट्रंप साहब ने दबाव डाला और हमने जैसा वो चाहते थे हमने कर दिया, हमने रूस से तेल लेना भी बंद कर दिया। हम कोई छोटे मोटे देश नहीं है। दुनिया की जो ऊर्जा की दुनिया है उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, सप्लाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिमांड तो हम क्रिएट करते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और टर्बाइन फ्यूल का कंजम्पशन भारत में हो रहा है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ भारत में हो रही है। हम मार्केट, ग्लोबल ऑयल मार्केट को हम ड्राइव करते हैं। जो डिमांड है, उपभोक्ता है, खरीदार है, उसकी भी बड़ी ताकत होती है। खरीदारी के हिसाब से देखें हम सुपर पावर है, तो हमको बहुत ज्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, रूस को भी जरूरत है, सऊदी अरब को भी जरूरत है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए क्या होती है? एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है जो सप्लाई हम उसको सिक्योर करें। आप रूस में जाइए, आप इराक जाइए, आप सऊदी अरब जाइए, उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है? डिमांड को सिक्योर करें। अर्थात भारत कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये छवि अगर जाती है कि ट्रंप साहब ने कहा, वक्तव्य दिया और हमने तेल लेना बिल्कुल बंद कर दिया, हमारी छवि के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता नहीं सरकार ऐसा करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इन्होंने 2 कंपनियों को सैंक्शन किया है, तो लिहाजा इतना जरूर है जो हमारे इंपोर्टर है, रिफाइनर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इनको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। इसलिए रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि दिक्कतें डाल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि ट्रंप साहब ने क्या कहा है कि सड़क को बंद नहीं किया है। सड़क पर उन्होंने पत्थर डाल दिए हैं, रोलर्स डाल दिए हैं, कांटे डाल दिए हैं, तमाम चीजें डाल दी हैं। उन्होंने ये कर दिया है। अब उन्होंने कहा अब निकल के दिखाओ। तो अब कितना तेल तो लिक्विड होता है, उसमें से निकलेगा तो सही, अब पूरा तो नहीं निकल पाएगा। तो हमको अपनी स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। इंडियन ऑयल का रोसनेफ्ट के साथ या रूसी एक्सपोर्टर के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी है और स्पॉट मार्केट से भी लेती है। आपने रिलायंस का जिक्र किया, इनका लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन वो कोई ऐसा बहुत बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है मुझे ऐसा नजर नहीं आता। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये प्रोविजन होगा अगर आपको एग्जिट करना पड़ता है या आपको स्केल डाउन करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जरूर है कि भारत के लिए दिक्कत, हमारी कंपनी के लिए दिक्कत
और जो फ्लो है वो पहले से कम हो जाएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि अब रूस नए उपभोक्ता ढूंढेगा और चाहेगा उसका तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार आता रहे, लेकिन उसके लिए उसका जो डिस्काउंट है वो हैवी हो जाएगा। रशियन तेल अब और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ज्यादा डिस्काउंट अब देंगे। 1000 शिप्स को सैंक्शन करा गया है। अब इसका दूसरी नजरिया ये भी है कि 1000 शिप्स की बाजार में कमी है, शिप्स नहीं है, टैंकर नहीं है। उनको सैंक्शन के बावजूद हमने ये देखा है ज्यादातर ये शिप के ओनर कौन है, पश्चिम के लोग हैं, और ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए ये रूसी तेल बाजार में आता रहेगा, तरह तरह के रंग से आएगा। लेकिन भारत का जहां तक बात है, हम पूरा उतना नहीं ले पाएंगे। रिकैलिब्रेशन इनएविटेबल है, वो होगा। लेकिन साथ में जहां तक अमेरिका की आपने बात करी, देखिए अभी जो ट्रेड डील हमारी हो रही है, इंटरिम डील शायद सब हो सकती है। हम अभी जो खबरें छन छन के आ रही हैं वो ये है कि 15-16% पर शायद बात हो रही है। शायद अमेरिका मान जाए, अभी कहना मुश्किल है। एक इंटरिम डील होती है। लेकिन ये बग्गा साहब का जो ऑप्टिमिज्म है यूक्रेन को लेकर के, मैं थोड़ा सा उनसे फर्क रखता हूं। मैं अभी 10 दिन लगा के इसी यूक्रेन और इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पर तमाम 3 कॉन्फ्रेंस अटेंड करके यूरोप से लौटा हूं। और यूक्रेन को लेकर के यूरोप का जो नजरिया है वो बहुत कड़ा है। यूरोप वहां पे ये चाहता है रूस वहां से पूरी तरह निकल जाए, जबकि ट्रम्प साहब एक बीच का रास्ता निकाल के डील करना चाहते हैं। वो यूरोप उनके साथ तैयार नहीं है उस पर जाने के लिए। तो अभी वहां पे कोई उसका हल हो जाएगा मुझे नजर नहीं आता। हमको जो है, और दूसरा आप ये भी देखिए प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं। हमारे तमाम डेलीगेशन हर हफ्ते रूस जा रहे हैं, रूस के डेलीगेशन भारत आ रहे हैं, और ऊर्जा उस एजेंडा में ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट टॉप पे है। तो हमको पूरी तस्वीर को जब हम देख के आते हैं, रूस से तेल का आयात भारत में कम होगा, रिकैलिब्रेशन होना निश्चित है, और दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि रूसी तेल जो है हम ना खरीदें, लेकिन बाजार में आते रहे, क्योंकि हमारी चिंता सप्लाई नहीं है, हमारी चिंता कीमत है। अगर रूसी तेल बाजार में नहीं आता या कम हो जाता है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। संक्षेप में सर, क्योंकि वो बात छूट गई थी, क्या वाकई में चाइना का जो स्टेट ऑयल मेजर्स हैं वो रशियन ऑयल को बाय करना सस्पेंड कर चुके हैं सर? पहली बात तो यह कि रूस, अगर आप डेटा उठा के देखते हैं पिछले 6 महीने में रूस का सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा है। चीन अपने जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको रिजर्व्स को भर रहा है, और चीन आज बहुत बड़ा रूसी तेल का एक्सपोर्टर बन चुका है। तो रूसी तेल लेता है और आगे उसकी ट्रेडिंग करता है। तो इसलिए चीन जो है वो ये, और दूसरी बात चीन की एक अलग इमेज है। चीन ये नहीं चाहेगा दुनिया में उसकी ये इमेज आए कि ट्रम्प साहब ने बोला और उन्होंने रूस जैसे देश जो उनके लिए इतना अहम हो चुका है उससे जो है वो तेल लेना बंद कर दिया। ये छवि, ये इमेज, ये ऑप्टिक रशिया चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये खबरें, और दूसरी बात ये खबरें आई हैं पश्चिम एजेंसी से आ रही हैं। अभी चाइनीज जब तक इस पर खुद कमेंट नहीं करते हैं, या उनका विदेश मंत्रालय या ये कंपनियां नहीं बोलती हैं, मैं अभी इन पर मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत है ये मानने में कि चाइना ने ट्रम्प साहब की बात इतनी आसानी से मान लिया। चाइना है, वो अपने को टक्कर पर लेके खड़ा हुआ है वहां पे। और दूसरी बात यह कि भारत की सरकार की तरफ से भी अभी इसको लेकर के कोई वक्तव्य नहीं है। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, वो हम कॉमर्शियल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। हम भारत में तो तैयारी चल रही है पुतिन साहब के यहां आने की, तो इसलिए, और दूसरी तरफ जो ट्रेड डील करने की अमेरिका से, हम तो दोनों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमेज कि भारत अमेरिका का भी दोस्त है और जो भारत रूस का भी दोस्त है, ये इमेज को रखना पब्लिक के हिसाब से भारत की जनता और अंतर्राष्ट्रीय इमेज के लिए बहुत आवश्यक। तो चीन की जहां तक बात है, चीन एक बियॉन्ड लिमिट वो अमेरिका की सुनता नहीं है। तो ये कहना कि चीन की जो आपने आप भी नाम चला रहे हैं, ये सारी कंपनियों में ज्यादातर को मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा और लेना बंद कर दिया। मुझे अभी थोड़ा विश्वास नहीं होता कि ये सच है। और इसी बीच में जो आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी, उसको भी पुख्ता करता पीयूष गोयल साहब का एक वक्तव्य भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम किसी दबाव में किसी डील पर नहीं आ रहे हैं, अपनी शर्तों पर आ रहे हैं। तो वो हमने अपना स्टैंड बरकरार रखा है। तो ट्रम्प साहब का ये ब्लफ है या मास्टर कार्ड है, वी डोंट नो, बट जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं उसका संपूर्ण विश्लेषण हमने आपके सामने रखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लाई दिक्कत नहीं है भारत के लिए, प्राइसेस जरूर उनकी एक दिक्कत है जो तनेजा सर ने कहा, और उसके लिए होमवर्क लगातार हो रहा है, बशर्ते रशिया का तेल मार्केट में आता रहे, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और जो लग रहा है, जैसा सर ने भी बताया, कि वो किसी न किसी रास्ते से रशिया का तेल मार्केट में आता रहेगा, क्योंकि मार्केट की बात यही है कि रशियन ऑयल पर कोई डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन विश्लेषण देने के लिए। थैंक यू सो मच नरेंद्र तनेजा सर, आपने वक्त निकाला। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आर एस पांडे सर आपके वक्त के लिए।
ये थी हमारी कवर स्टोरी।